हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल सक्सेसफुल में। जैसा कि हम लोग हिंदी वर्णमाला का जो चैप्टर था वो पूरा पढ़ लिया था। हिंदी वर्णमाला में कुछ और भी प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं आजकल, आइए हम लोग उन पर भी नजर थोड़ा कर लेते हैं। बाकी जो हमारा जो सिलेबस था हिंदी वर्णमाला के लिए वो हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ये भी बन जाते हैं जो एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है दंत मूल जो व्यंजन है वो कौन से होते हैं। तो दंत मूल जो व्यंजन है वो आपके रा और ला होते हैं। इसके बाद दंतोष्ठ यानी दंत प्लस ओष्ठ, जो दंत यानी दांत और ओष्ठ यानी ओंठ दोनों की सहायता से बोला जाता है वो वा होता है। इसके बाद ओष्ठ प्लस कंठ यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलके ओ आओ और वा, इसको हम लोग अंग्रेजी वाला अंग्रेजी वाला व्यंजन बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर है, ऑफिसर है आदि में, तो ये कैसा है, आगत व्यंजन है जो किसका, अंग्रेजी भाषा का लिया हुआ है। तो ओष्ठ प्लस कंठ में आएंगे ओ और ओ। इसके बाद कंठ और तालु की सहायता से जो बोले जाएंगे वो होते हैं ए और ऐ। स्पर्श संघर्षी आपकी चा वाली जो लाइन होगी, चा वाला जो वर्ग होगा, चा छा जा झा, इनको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। इसके बाद वर्तस्य व्यंजन आपके रा ला और शा होते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसके बाद लुंठित, ये भी आपका बहुत एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपोर्टेंट है। लुंठित मतलब जिसकी जो ध्वनि है बिल्कुल लुढ़कते हुए हो रही हो। रा जब हम लोग बोलते हैं तो जो अक्षर है बिल्कुल लुढ़कते हुए आता है, इसलिए इसको रा को किस में रखा गया है, लुंठित में रखा गया है। इसके बाद पार्श्विक आपका ला होता है। अर्ध स्वर जिनको स्वर की श्रेणी से बाहर रखा गया है, या और वा, इनको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। इसके बाद अमानक, अमानक का मतलब होता है जो मानक पूरा ना कर सके, यानी हिंदी का जो मानक रूप है उसको पूरा ना कर सके, ठीक है, तो वो क्या होगा, अमानक है। यानी कहने का मतलब ऐसे कुछ अक्षर जो पहले प्रयोग किए जाते थे भूतकाल में, लेकिन वर्तमान में उनका यूज बहुत ही कम हो गया है या खत्म हो गया है, तो वो कौन से शब्द हो जाएंगे, अब अमानक शब्द कहलाएंगे, अमानक वर्ण कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि वो अब मानक पूरा नहीं करते। जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे ये वाला अक्षर लिखा हुआ है, हम लोग झांसी लिखते थे तो ऐसा वाला भाव बनाते थे, लेकिन अब जी वाला बनाते हैं। तो इसका जो मान है, मानक था, अभी वो खत्म हो चुका है, अब ऐसा वाला झा बनाते हैं, इसलिए किसको इस अक्षर को किस में रखा गया है, अमानक में। तो अमानक वो वर्ण होते हैं जिनका जो मानक अब पूरा नहीं करते हैं, जो पहले बोले जाते थे या पहले लिखे जाते थे, आज उनका प्रयोग बहुत ही कम हो गया है, खत्म हो चुका है। इसके बाद स्पर्शी, स्पर्शी वाले जो आपका वर्ण है वो आपके क्रमशः का वाला वर्ग होगा, लेकिन लास्ट वाला जो पंचम अक्षर है वो ऐड नहीं होगा। ऐसे ही टा वाला, ता वाला और पा वाला, चा वाला इसमें नहीं आता है क्योंकि चा वाली लाइन स्पर्श संघर्षी कहलाती है। बहुत ही माइनर है लेकिन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि जो स्पर्शी होते हैं वो का, टा और ता और पा वाले होते हैं, और लास्ट वाला पंचम वर्ण में नहीं जोड़ा जाता है। हर वर्ग के 4 अक्षर लिए जाते हैं, इसलिए टोटल संख्या कितनी होती है, 16 होती है। और इसमें चा वाली लाइन नहीं शामिल की गई है क्योंकि चा वाली लाइन क्या कहलाती है, स्पर्श संघर्षी। तो ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत वर्णमाला के बारे में जो बचा हुआ था कॉन्सेप्ट वो भी जान लिया है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का वर्णमाला से बाहर अब नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना दूसरा चैप्टर संज्ञा के बारे में। संज्ञा, इसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत हिंदी के जो ग्रामर है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि आपके जैसे संज्ञा है, ऐसे ही इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उसके कुछ कुल 8 प्रकार माने जाते हैं, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन आदि आते हैं। ऐसे ही सेम आपके हिंदी ग्रामर में भी रहेंगे। जैसे आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम है,
क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, कारक है आदि, ऐसे करके आपके ग्रामर के जो मुख्य चैप्टर हैं इनमें पूरी ग्रामर जो आपकी पूरी व्याकरण है वो समाहित मानी जाती है। इसके अलावा संधि, समास, रस, अलंकार, छंद ये आपके अन्य चैप्टर हैं। तो अब हम लोगों ने पर्टिकुलर जो ग्रामर का मुख्य भाग है वो स्टार्ट कर दिया है और स्टार्ट करते हैं किससे? संज्ञा से। तो आइए देखते हैं संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा क्या होती है, किस लिए इसका यूज है, क्यों इसको बनाया गया है, उसके बारे में थोड़ा पहले अपन लोग बेसिक समझते हैं। संज्ञा का मतलब होता है किसी पदार्थ, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु आदि के बारे में बोध करने के लिए, यानी व्यक्ति है, स्थान है, कोई वस्तु है, इन आदि चीजों के बारे में बोध करने के लिए हम लोग संज्ञा का प्रयोग करते हैं। ये तो होगी डेफिनेशन जो है बेसिक, जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे देखें तो संज्ञा की जो डेफिनेशन निकल के आती है, जो परिभाषा निकल के आती है, वो कुछ इस तरीके से होगी कि संसार में जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, कुछ भी है XYZ, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं या देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। यानी जो भी चीजें हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, अगर देख और छू नहीं सकते तो महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या हैं? संज्ञा हैं। अब थोड़ा लेवल आप लोगों को हटा के जो पहले हम लोग पढ़ते हैं उसको बिल्कुल रट्टाफिकेशन नहीं करना है। अब थोड़ा अलग बेसिक जो समझने वाली चीजें हैं वो हम लोग समझेंगे कि आखिर संज्ञा क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, आखिर संज्ञा होती क्या है। तो हर चीज संज्ञा है इस दुनिया में, कहने का मतलब जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? संज्ञाएं हैं, चाहे वो छूने वाली हो, देखने वाली हो, महसूस करने वाली हो। जैसे ये बोर्ड है, इसको हम लोग देख रहे हैं, छू रहे हैं, ये क्या है? संज्ञा है। जैसे और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मार्कर है, संज्ञा है। कुछ भी चीज है जिनको हम लोग देख रहे हैं, छू रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, संज्ञा है। महसूस करने का मतलब जैसे जैसे प्रेम है, घृणा है, और बहादुरी है, कायरता है, ये सारी चीजें जिनको हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं? महसूस तो करते हैं। इसलिए ये भी क्या है? संज्ञाएं हैं। तो थोड़ा हमने परिभाषा के बारे में जान लिया कि संज्ञा आखिरकार होती क्या है। इसके बाद दूसरी चीज जो हम लोग संज्ञा में पढ़ते हैं वो है इनके प्रकार। तो संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं? संज्ञा के कुल 5 प्रकार माने जाते हैं। अभी कुछ लोगों ने संज्ञा के 3 प्रकार ही पढ़े होंगे। कहते हैं कि जो आपकी भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, वो आपकी जातिवाचक में ही आ जाती है। तो ठीक है, वो मैटर अलग है, लेकिन अभी हम लोग संज्ञा के जो 5 प्रकार हैं वो एक एक करके पढ़ते हैं। चर्चा करते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में। संज्ञा के जो मुख्य प्रकार हैं वो आपके 3 माने जाते हैं। नंबर 1 आपका व्यक्तिवाचक, नंबर 2 आपका जातिवाचक, नंबर 3 आपका भाववाचक। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य 3 प्रकार होते हैं, लेकिन संज्ञा के 5 प्रकार भी माने जाते हैं। फिर वो कैसे माने जाते हैं? तो आजकल जो व्याकरण में संज्ञा के प्रकार माने जाते हैं वो 5 प्रकार माने जाते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रकार है वो 3 ही है। आपका जो द्रव्यवाचक है और जो समूहवाचक है वो किसके अंतर्गत आता है? आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आपका चौथा कौन सा? आपका द्रव्यवाचक। और 5वां आपका समूहवाचक, वो किसके अंतर्गत आता है? आपका
जातिवाचक के अंतर्गत आता है। तो क्रमशः हम लोग एक एक करके संज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं। नंबर पहला है, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ है, इसमें व्यक्ति जरूर लगा हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इससे केवल व्यक्ति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जिसमें हम लोग पर्टिकुलर किसी एक चीज या एक वस्तु या एक स्थान या एक प्राणी के बारे में नॉलेज हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे हमने बोल दिया राम, अगर राम के लिए कोई सेंटेंस हम लोग बोलते हैं तो किसके लिए इंडिकेट करता है? ओनली किसके लिए? राम के लिए। जैसे हमने बोल दिया राम एक अच्छा विद्यार्थी है, तो इसमें बात किसकी की जा रही है? राम की। यानी राम क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम राम की जगह पे यहाँ पे लड़का लिख दें कि लड़के दौड़ रहे हैं, तो यहां से किसी भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में बोध नहीं होता है, बाकी एक पूरे लड़कों की जाति के बारे में बोध होता है। इसलिए राम क्या कहलाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहने का मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर विशेष स्थान, प्राणी, वस्तु आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो कौन सा आपका संज्ञा कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे और इससे एग्जाम्पल देख लें, अभी राम का देख लिया, जैसे हमने बोल दिया ताजमहल। अगर ताजमहल के लिए पर्टिकुलर कोई बात की जा रही है तो ताजमहल आपका केवल एक है, इसलिए ताजमहल भी कैसा है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे और देख लें, जैसे रामायण, कोई नदी का नाम ले लें, ऐसे गंगा, ठीक है ना, तो ये कैसे हैं आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि अगर रामायण के बारे में बात करेंगे तो रामायण पर्टिकुलर एक विशेष बुक किताब है, ऐसी गंगा एक विशेष नदी है। तो जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध करते हैं तो वो किसके अंतर्गत करते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत करते हैं। स्थान भी देख लेते हैं, जैसे हमने बोल दिया उत्तर प्रदेश, तो पर्टिकुलर एक राज्य है, तो ये भी किस में आएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, जैसे हमने बोल दिया रविवार, तो पर्टिकुलर ये भी क्या है? आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि रविवार इंडिकेट करता है एक विशेष दिन को। जैसे हमने बोल दिया जनवरी या मार्च, कुछ भी महीना हो, तो ये भी क्या है आपके? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये भी पर्टिकुलर किसके? अपने एक पर्टिकुलर एक विशेष महीने के बारे में अपना बोध कराते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोगों ने समझ लिया कि जब कोई हम लोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के बारे में हमें बोध होता है तो वो किसके अंतर्गत होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बोध होता है। इसके बाद हम लोग अपना दूसरा जो प्रकार है वो देखते हैं संज्ञा का। संज्ञा का दूसरा प्रकार आपका है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का जस्ट पूरक है, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो रहा था, यहाँ पे पूरी उसकी जाति का, उसकी कौम का हम लोगों को बोध होता है। जैसे अभी हम लोगों ने राम प्रयोग किया था, राम की जगह पे अगर लड़का लिख दिया जाए तो ये जाति हो गई। जैसे हम लोगों ने अभी रामायण का प्रयोग किया था, अगर इसकी जगह पर हम किताब लिख दें या पुस्तक लिख दें तो पर्टिकुलर जाति होगी। क्यों? क्योंकि किताब तो कोई भी, सारी किताबें हैं, रामायण भी किताब है, भगवत गीता भी किताब है, कुरान भी किताब है और बाइबल भी किताब है। तो हमें पता नहीं लग रहा है तो ये क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने अभी गंगा नदी का नाम प्रयोग किया था, तो गंगा जैसे आपकी व्यक्तिवाचक थी, तो यहाँ पे नदी क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। बहुत ईजी है। इसके बाद हम लोगों ने अभी ऐसे राज्यों के बारे में देखा था, उत्तर प्रदेश, तो आपका वो व्यक्तिवाचक था। अगर हम जैसे मान लो और देखना है समझ यहाँ पे राज्य, तो राज्य तो कोई भी हो सकते हैं, तो सारे क्या हो गए? जातिवाचक। तो कहने का मतलब जहां हमें पर्टिकुलर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो तो व्यक्तिवाचक, जहां पे हमें पूरी जाति या कौम का बोध हो तो वो हो जाती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद हम लोग अपना तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं,
जो तीसरा प्रकार है वो हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, इसमें क्या होता है, एक भाव का बोध होता है। इसमें व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बोध नहीं होता, इसमें किसके बोध होता है, उसके छिपे हुए इसमें भाव का बोध होता है। जैसे कोई व्यक्ति बहादुर है, क्या है बहादुर, तो उसकी जो बहादुरी है वो हमें क्या होगा, उसका भाव ही तो है बहादुरी, वो हमें क्या होगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत उसका बोध होगा। अगर कोई कायर है तो उसकी जो कायरता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। प्रेम है, घृणा है, ये सारी क्या है आपके भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाएं बाकी संज्ञाओं से अलग होती है, क्योंकि बाकी की जो संज्ञाएं हैं उसमें व्यक्ति को देखना और छूना होता है, लेकिन यहाँ पे केवल क्या होता है, महसूस करना, उसके भावों को महसूस करना। तो हम कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है और भावों को महसूस करना। इसके बाद आपके अन्य प्रकार जो आपके रह गए हैं, जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं आपके दो प्रकार। चौथा आपका हो जाएगा कौन सा, चौथा आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक या इसको पदार्थवाचक भी कहा जाता है। इसमें पर्टिकुलर हम लोग द्रव्य के बारे में अध्ययन करते हैं, द्रव्य क्या इसमें बोध होता है। जैसे द्रव्य क्या हो गए आपके, कोई भी मेटल हो गया, मेटल पदार्थ, जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, ये भी हो गए, लकड़ी हो गई, ठीक है। और जैसे लिक्विड वाली भी चीजें हो गई, जैसे दूध हो गया, ठीक है, आपका पानी हो गया, आपका तेल हो गया, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं, क्योंकि इनसे हमें किसका बोध होता है, मेटल पदार्थ द्रव्य का बोध होता है। इसके बाद आपका जो 5th नंबर है वो है आपका समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा में हमने क्या पढ़ते हैं हमने समूहवाचक में, यहाँ पे क्या होता है, किसी आपका समूह का बोध हो, दल का हो, समूह हो, दल हो, कोई इकट्ठा जो कह सकते हैं हम लोग, सेना हो गए, भीड़ हो गए, समुदाय हो गया आदि, जहां पर कुछ वस्तु या लोग एक साथ एकत्रित हो, उसे क्या कहा जाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे बाजार में दुकानों की प्रतिस्पर्धा लगातार चलती है। बाजार आप उसे नहीं कह सकते, अगर किसी व्यक्ति ने घर में एक दुकान खोल ली है तो बाजार नहीं बन जाता है। बाजार वो होता है जहां पर बहुत सारी दुकानें आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बाजार कहते हैं। तो वो भी समूहवाचक हो गया। कोई दल है, कोई पार्टी है, सेना हो गई आपकी, सेना एक व्यक्ति की नहीं होती है, सेना का मतलब होता है बहुत सारे लोग एक साथ। और भीड़ भी आपकी हो गई, क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। ये कुछ समुदाय है, तो ये सारी कैसे हैं आपके समूहवाचक संज्ञा है, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। अब ये तो हमारे थोड़ा व्यक्ति जी क्या कहते हैं हम लोग, प्राणी संबंधित हो गया। जैसे वस्तुओं से देखें तो जैसे आ गया चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा हो गया। इसके बाद अंगूरों का गुच्छा है, और देख लो जैसे तारों का समूह, ये सारे भी आपके क्या हो जाएंगे, समूहवाचक हो जाएंगे, क्योंकि तारों का समूह, बहुत सारे तारे रहते हैं तो उसको तारों का समूह यानी वो क्लस्टर कहलाता है, तो वो भी समूहवाचक हो जाएगा। अंगूरों का गुच्छा, अंगूर एक बहुत सारे उसमें लगे रहते हैं तो वो भी अंगूरों का गुच्छा क्या हो जाएगा, समूहवाचक। ऐसे चाबियों का भी गुच्छा होता है, तो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने थोड़ा संज्ञा के बारे में जाना, बेसिक चीजें, संज्ञा के प्रकार, थोड़ा बहुत संज्ञा के प्रकार के अंतर्गत जाने कौन कौन चीजें आती हैं। कल हम लोग इसी के बारे में और इसमें डीप में पढ़ेंगे, और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बनाना, संज्ञा बनाने के क्वेश्चन इंपोर्टेंट बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। तो कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करेंगे।
कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है या भाववाचक संज्ञा से कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।